नमस्कार दोस्तों, आज अपना पाठ 5वां है और ये अंतिम पाठ भी है क्योंकि कल ही आपके इतिहास के एग्जाम्स हैं। जो अभी इससे ज़्यादा तो अपन पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज के दिन ही सारी क्लासें अपन ले सकते हैं, ऐसा तो संभव भी नहीं है। ठीक है ना, तो अपन पाठ चौपाठ पढ़ लेते हैं, 5 पाठ की मोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं। कल के एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। और अपना वैसे भी 12th क्लास को पढ़ाने का पर्पज़ केवल इतना ही है कि एक तो मेरी खुद की प्रिपरेशन हो जाएगी, भाई हाँ पढ़ाने का तरीका वगैरह देख लूँ। ठीक है, दूसरी जहाँ तक पहुँच बननी चाहिए वहाँ तक पहुँच बन जाए और कुछ और चीज़ें जो क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे मैंने पहले भी बोला था मेरा मेन एम ये नहीं है, मेरा मेन एम अलग है। और वो मेन एम ये है कि जो BSTC कह दो, DLED कह दो, STC कह दो, कुछ भी कह दो, उनके एंट्रेंस एग्जाम होंगे ना, उनकी तैयारी कराना मेरा मेन एम है, जो कि 12th क्लास के एग्जाम समाप्त होने के बाद में होगा। ठीक है ना, तो उसी के तहत मैं ये पढ़ा रहा था। और आज 5वां पाठ होगा और कल आपके वैसे भी एग्जाम्स है। तो अपन देख लेते हैं आज यात्रियों के नज़रिए। यात्रियों के नज़रिए अपन देखते हैं समाज के बारे में उनकी समझ। जो आज इसमें अपन 3 यात्रियों को विशेष रूप से देखेंगे और उनके माध्यम से पाठ पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है अल बिरूनी है, सेकंड इब्न बतूता और तीसरा फ्रांस बर्नर है। इन तीनों के जो दृष्टिकोण है, इनके लिखने का तरीका है, इनकी किताबें हैं, उनके माध्यम से अपन उस समय के भारत की अपन चर्चा करेंगे। कौन से समय के? 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। समझ गए ना बात? तो बढ़ते हैं आगे। तो अपन इन तीनों के माध्यम से वर्णन करेंगे इन चीज़ों का। क्या क्या चीज़ों का वर्णन करेंगे कि उस समय यात्राओं का उद्देश्य क्या होता था, यात्राओं में जो समस्या आती थी उनका वो समस्याएं कौन कौन सी थी, उन समस्याओं से उबर कर वो किस प्रकार से लेखन तैयार करते थे, और किन चीज़ों ने उनको प्रभावित किया और किन चीज़ों ने उनको निराश किया, और भारत उस समय कैसे दिखाई देता था, इनके नजरिए भारत के प्रति कैसे थे, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो अपन पहली किताब की चर्चा कर लेते हैं, पहले व्यक्ति की चर्चा कर लेते हैं, अल बिरूनी की। मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। ठीक है ना, तो पहला है जो अल बिरूनी। ये अल बिरूनी था, इसका जन्म हुआ था ख्वारिज़्म में, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है ना वहाँ पर। तो कब हुआ? 973 में जन्म हुआ ख्वारिज़्म में, उज्बेकिस्तान 973 में, और ये भारत आया 11वीं सदी में। ठीक है ना, और इसकी किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना। और ये कितने अध्याय में? कुल 80 अध्याय में। तो इसके 80 अध्याय में ना, तो इसे लिखा किस प्रकार से गया था? ठीक है ना, तो इसमें ना धर्म और दर्शन, त्योहारों के, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथा और सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां और मूर्तिकला और कानून, इन सब चीज़ों के बारे में इस किताब में वर्णन किया गया है। किस किस चीज़? धर्म और दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथा तथा सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां और मूर्तिकला और कानून, ये चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मोटे मोटे तौर पर देखनी। और फिर अपने ये देखेंगे कि ये जो है ना अल बिरूनी, ये सीरियाई, हिब्रू, फारसी, संस्कृत का जानकार था। किन किन भाषाओं का जानकार था? सीरियाई का, हिब्रू का, हिब्रू जो अपने इजराइल की भाषा है ना उसका, और फारसी का और संस्कृत का जानकार ये था। ठीक है ना, अपन देखते हैं हिब्रू, इजराइल की हो गए, ये काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। और ये भारत किस प्रकार से आया? तो इसके तहत ये कहा जाता है कि 1017 थे ना, 1017 में ख्वारिज़्म है ना, ख्वारिज़्म गजनी का शासक था मोहम्मद गजनवी, जिसने भारत पर 16-17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। उसी ने यहाँ पर भी आक्रमण किया था। और 1017 में इसने क्या किया? इसको अल बिरूनी को बंदी बनाया और कई और विद्वानों को भी बंदी बना के और गजनी ले आया। ठीक है ना, और फिर ये गजनी से भारत आया। भारत के प्रति इसकी रुचि क्यों पैदा हुई? क्योंकि उस समय का जो पंजाब प्रांत था ना भारत का, तो भारत प्रांत था, तो पंजाब प्रांत उस समय गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया था, और ये यहीं से भारत आया और इसकी रुचि इसी कारण पैदा हुई थी। ठीक है ना, और दूसरी बात ये भी थी कि इसको इस साहित्य से बहुत प्रेम था। तो साहित्य से ज़्यादा प्रेम होने का ये क्या किया उसने? तो इसके अपने 3 कारण देखते हैं मुख्य रूप से। तो ठीक है, इसके 3 कारण ये देखते हैं कि पहला कारण तो है इसमें कि 18वीं शताब्दी से ही संस्कृत में, ठीक है, रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी जो कार्यों का ना अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। ठीक है ना, ये पॉइंट तो पहला तो आप लिख देना, क्या 18वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का भाषा में, अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा, तो इसने इनको अध्ययन किया। ठीक है, दूसरी बात, पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा मैंने बता ही दिया ना, पंजाब का जब हिस्सा है ना वो गजनवी साम्राज्य में चला गया, तो ठीक है ना, तो इसमें स्थानीय लोगों से क्या हुआ, उससे संपर्क हुआ और आपसी विश्वास बने, और उसके कारण भी इसकी रुचि भारत के प्रति हुई। ठीक है, तीसरे कारण अपन देखेंगे। तो तीसरा कारण है अल बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। क्या किया? ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वान के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया।
ठीक है ना। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं पहले ताकि फटाफट क्लास कंप्लीट करवा सकूं। तो ब्राह्मण पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई अपने संबंध विकसित किए और उनके साथ अध्ययन किया कई चीज़ों का, तो उसके कारण ये विकसित हुआ। ठीक है ना, 3 पॉइंट ये हो गए। तो ये चीज़ अपन ने समझ ली कि भाई अल बरूनी की भारत के प्रति रुचि क्या पैदा हुई। ठीक है ना, 3 कारण आप लिख दोगे। फिर अपन देखते हैं कि अब ये तो चलो कोई बात नहीं, हो गया कि भाई इसकी रुचि क्यों पैदा हुई, लेकिन अपन किताब उल हिंद है ना, जो किताब उल हिंद ये अरबी भाषा में लिखी, इसकी क्या क्या विशेषताएं अपन ने देख ली। ये अरबी भाषा में लिखी थी, 80 अध्याय थे और इन चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। और इसकी शैली क्या थी, जैसे मान लो किताब लिख रहा है तो किताब के लिखने की कोई शैली भी तो थी, तो शैली क्या थी। तो इसमें आरंभ में क्या होता था, एक प्रश्न लिखता था, भाई प्रश्न पूछता था कि भारत क्या है, अब ये प्रश्न पूछा। ठीक है ना, और इसमें संस्कृति परंपरा पर आधारित वर्णन, अब पूछा भारत क्या है। ठीक है, भारत क्या और भारत की क्या है, तो वह है ना उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिण वर्तम तद भारतम नाम भारतीय संतति, एक दो है ना, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, मतलब जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण का जो महासागर हिंद महासागर वहाँ तक, और दक्षिण से लेकर उत्तर में जो हिमालय वहाँ तक, जो ये जो भूमंडल है, जो प्राकृतिक जो क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये भारत कहलाता है। इसके अंदर रहने वाले सभी भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्णन हुआ। तो ये प्रश्न पूछा उसने और ये जवाब दिया, किसमें दिया, संस्कृतिवादी परंपराओं पर आधारित। ये संस्कृत का जो श्लोक है मैंने बोला है, एक संस्कृत के श्लोक में पूरा समेट रख दिया ना, तो इस प्रकार से उस पर वर्णन होता था। ठीक है, जैसे इसका वर्णन। और तीसरा, और फिर क्या करता है, इसका अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना करता था। कैसे कि भारत की तुलना वो अब फारस के साथ कर रहा है, ईरान के साथ कर रहा है, ईरान फारस मतलब उसमें एक ही था, पर्शियन वहाँ राज करते थे। ठीक है, इस प्रकार से वर्णन करता है। तो इसमें ये शैली थी, पहले तो एक प्रश्न पूछेगा, फिर उसका संस्कृतिवादी के आधार पर, संस्कृतिवादिता के आधार पर इसका जो वर्णन होगा, उसके बाद में तुलना होगी तीसरे से। ये इसकी किताब उनकी शैली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि जब अल बरूनी ने यात्रा आरंभ करी तो उसके सामने कुछ बाधाएं भी तो हुई। तो बाधाएं क्या थी, एक तो भाषा थी, ये जैसे सीधे हिब्रू फारसी संस्कृत का जानकार तो था, लेकिन सारी भाषाएं जानकार थोड़ी था। और दूसरी बात, अपन जो इंग्लिश में सेंटेंस निकालते हैं उसका हिंदी में करें तो काफ़ी कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता। जैसे मान लो अपन व्हाट्सएप का देखते हैं, लास्ट सीन अगर इसका हिंदी में करेंगे तो अंतिम दर्शन होगा। अंतिम दर्शन कब होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो डिफरेंस तो आता है ना, जब भाषाएं चेंज होती है तो ये चेंज, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है ना, इसके अलावा और क्या थी कि भाषा थी, एक तो संस्कृत अरबी और फारसी से काफ़ी अलग थी। ठीक है ना, संस्कृत वो अरबी और फारसी से काफ़ी अलग थी। दूसरा पॉइंट क्या है, धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्नता। वो ठीक है, वो मोमडन था, मुसलमान था, तो उसकी प्रथाएं कुछ अलग थी। लेकिन जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर धार्मिक चीज़ें अलग थी ना, तो धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्नताएं उसका उसके मतलब विभिन्नता थी अपने से। कई सारी चीज़ें जैसे कई धर्मों में अलग अलग प्रकार से होती है ना, ये चीज़ें। ठीक है, तीसरा अभिमान, हर व्यक्ति जो विद्वान होता था, विद्वानों का अभिमान तो आज भी होता था, उसमें भी था। तो हर विद्वान के साथ एक सामंजस्य बिठा पाना, उनसे चीज़ें पूछना, ये भी कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, ठीक है। उसने क्या किया, फिर उसने क्या उसने मतलब भारतीय इतिहास को लिखने के लिए वो किस पास था। तो ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में अपनी समझ बनाने के लिए वह वेदों, पुराणों, भगवत गीता तथा पतंजलि की कृतियों और मनुस्मृति पर आधारित था। किस किस पर, भगवत पुराण, वेद और मनुस्मृति, ये 3-4 जो चीज़ें थी ना, इनको पर मतलब आश्रित था कि इन चीज़ों से उसने ज्ञान प्राप्त किया भारत के बारे में। ठीक है ना, तो ये उसकी बाधाएं थी। और जब वेदों को अपने नहीं समझ पा रहे तो उसको बेचारों को कितनी समझ मतलब बहुत मुश्किल हुई होगी ना। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। अपन ने बात करी ना कि जाति धार्मिक आधार पर अलग अलग कुछ भिन्नताएं थी, तो इसके ऊपर जाति बाधा के आधार पर उसने क्या वर्णन किया। ठीक है, और उसने पारस से बात, यहाँ पारस की बात करी। फारस जो है ना, पारस बोल दो। प्राचीन पारस ने सामाजिक वर्गों को मान्यता थी। ठीक है, मतलब कितने 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी, कितने 4 सामाजिक वर्गों को। पारस की बात कर रहे हो, भारत की नहीं। ठीक है ना, इसमें क्या 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 है, एक तो घुड़सवार और शासक वर्ग, ठीक है ना, जो सर्वश्रेष्ठ। दूसरा था भिक्षु एवं अनुष्ठानिक पुरोहित। कौन है दूसरा, भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरोहित। और तीसरा है चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक। कौन कौन है, चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक। और चौथा है कृषक तथा शिल्पकार। ये 4 बिंदु है। कौन कौन से, घुड़सवार तथा शासक वर्ग, भिक्षु एवं अनुष्ठान पुरोहित, और तीसरा है चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, और चौथा है कृषक तथा शिल्पकार। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे उसने ये 4 वर्णन किए ना, ये 4 क्यों किए,
क्योंकि भारत में भी कुछ इसी प्रकार था, पारस में तो ये चीज़ें थी, और भारत में क्या था, भारत में भी तो चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो यहाँ पर ब्रह्मा से उत्पत्ति होना, ये अलबुर्नी भी बताता है कि भारतीयों की ऐसी विचार है कि जो है ना ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के सिर से, मुख से, और जो क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से, और जो वैश्य हैं वो जंघा से, और जो शूद्र है वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें अपन देखते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके खुद के विचार क्या थे जाति व्यवस्था के? तो जाति व्यवस्था के अंदर उपस्थित उसने जो पवित्रता और अपवित्रता की मान्यता है ना, वो उन्होंने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध है। ये कौन कह रहा है? ये अलबुर्नी कह रहा है। ठीक है ना, कि अगर दुनिया में कोई भी चीज़ अपवित्र हो जाती है ना, तो पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। ये अपन भी जानते हैं इस चीज़ों को। जैसे कोई गंदा पानी है, उसको अगर कुछ समय तक अपना स्थिर रखेंगे तो वो शुद्ध हो जाता है ना, जब जो उसकी जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि भाई कोई भी चीज़ है ना, ये जो बोल रहे हैं कि जाति व्यवस्था के अंदर है ना उपस्थित अपवित्रता की मान्यता, ये है ना, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ठीक है ना, ये चीज़ कहते हैं। फिर अपन अलबुर्नी का तो वर्णन कर लिया, लेकिन एक चीज़ अपन कहना भूल गए। ये चीज़ कहना क्या भूल गए कि भाई ये यात्राएं क्यों करते थे? अपन ये चीज़ तो देखी नहीं भाई, ये यात्राएं क्यों करते थे? ठीक है ना, तो यात्रा करने के प्रमुख 4-5 कारण हैं जो मैंने लिखे हैं, पॉइंट बनाए हैं। वो पॉइंट आप याद सुन लेना, ध्यान रखना। क्या क्या पॉइंट है? एक तो है कार्य की तलाश में, क्या? एक तो कार्य की तलाश में। दूसरा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। भाई उधर कोई काम नहीं मिलता था तो भारत में आते थे। भारत में अच्छे उस समय कारोबार वगैरह चलते थे, कुछ और भी चीज़ें थी, तो किसी भी रूप में तो उनको काम मिल जाता। एक प्राकृतिक आपदा, जब वहाँ पर भूकंप वगैरह आए, मान लो कुछ और बाढ़ आई, जो मतलब चले मरुस्थल है वो उसका फैलाव हो रहा है, तो उस कारण रोजगार खत्म हो रहा है ना, तो इसलिए भी वो भारत आते थे। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए। तीसरा है व्यापारियों, सैनिकों तथा पुरोहितों के रूप में यात्रा करते थे। वो तो तीसरी बात, वो व्यापारी के रूप में भी यात्रा करते थे। भाई वहाँ से खजूर लेके आएंगे तो यहाँ बेचेंगे ना, व्यापारी है। यहाँ से सोना लेके जाएंगे, मतलब यहाँ से मसाले वगैरह लेके जाएंगे। ठीक है ना, सोना लेके, तो व्यापारी के रूप में। और सैनिक, ठीक है ना, सैनिकों के रूप में भी आते थे वो, सेना के रूप में अपनी सेवा देने के लिए। ठीक है ना, तथा पुरोहित के रूप में, और वो पुरोहित के रूप में भी यात्रा करते थे। चौथी बात है तीर्थ यात्रा के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर। आज भी सोलो ट्रिप करते हैं ना कई जने, और कई कहते हैं कि इंग्लिश चैनल इसने पार किया। आज भी जैसे ग्रैंड कैनियन उसने कितने 93 ईयर का था, कितने साल का था डोगरा, उसने ग्रैंड कैनियन पार किया अमेरिका का। तो ऐसी साहसिक यात्रा के रूप में और तीर्थ यात्रा के रूप में वहाँ से तीर्थ स्थान के लिए आ रहा है, भ्रमण के लिए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ हैं, लेकिन हिंदू धर्म का प्रसार बहुत जगह था, जैसे मंगोलिया वगैरह है, चाहे अंकोर वाट में हिंदू मंदिर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ही अंकोर वाट में है, जो आज भारत से बाहर है। ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह सब जगह हिंदू धर्म था, तो वहाँ से भी आते थे, इस प्रकार से भी ये आते थे। अपने ये 4 कारण अपने देख लिए। अब देखते हैं अपना अलबरूनी है ना, अलबरूनी की भारत के प्रति क्या सोच थी, भारतीय शहरों के प्रति सोच कैसी थी। ठीक है ना, तो अपन इसमें देखते हैं कि ये इसने वर्णन कर लिया। ठीक है, भारतीय शहरों के प्रति इसने क्या कहा? भारतीय शहर उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरे हुए थे जिनके पास, मतलब नहीं, या इब्न बतूता के लिए। ठीक है, इब्न बतूता के लिए मैंने टॉपिक तैयार किया। ये हो गया अलबरूनी। अलबरूनी का समापन कर देते हैं अपन। अलबरूनी के बारे में इतना ही वर्णन है जितना आपने कर लिया। ठीक है ना, अब आगे आते हैं अपन। यह हो गया कंप्लीट। ठीक है, यह हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। ठीक है ना, तो इब्न बतूता की बात करते हैं। तो इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ? भाई गाना भी सुना होगा ना, इब्न बतूता बगल में जूता। मतलब इब्न बतूता मतलब 21 साल का था शायद, हाँ 21 साल का था, उसी समय अपना घर छोड़ दिया था, और 33 साल बाद में अपने घर लौटा। तो मतलब पूरी जिंदगी इसने केवल भ्रमण में निकाल दी। ठीक है ना, तो इब्न बतूता बगल में जूता, वो यही इब्न बतूता है। तो इसका जन्म हुआ मोरक्को में, जो अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। और ये भारत आया 14वीं शताब्दी में। और इसकी पुस्तक जो है वो है रिहला, अरबी में ये पुस्तक है, और ये लिखने वाले इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, तो ये 1333 में क्या किया इसने? ये सिंध आया। 1333 में कहाँ आया? सिंध। और सिंध आके इसने क्या किया कि वहाँ से भारत के लिए यात्रा की। और भारत के लिए यात्रा क्यों की? क्योंकि उस समय भारत में था मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था। इसने सुना कि ये विद्वानों का और जो पंडित, मतलब जो विद्वानों का ये मतलब सम्मान करने वाला शासक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसने ये सुन रखा था। तो ये सिंध के रास्ते से 1333 में सिंध में आया, फिर सिंध के रास्ते से ये दिल्ली में आया। और फिर दिल्ली में ना क्या किया, जब ये दिल्ली में आया और जब मुगल साम्राज्य में इसने सेवा देने आरंभ करी, तो मुगल दरबार में रहते
इसको दिल्ली का काजी भी बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल्ली का काजी बनाया गया। और कई वर्षों तक इसके ऊपर उसने दिल्ली के काजी के रूप में सेवाएं दी। और फिर कुछ समय बाद में कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है, तो इन दोनों के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक और ये जो इब्न बतूता, इसके बीच में कन्फ्यूजन हो गया और उसके कारण इसको जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद में वो जब कन्फ्यूजन खत्म हुआ तो इब्न बतूता को पुनः मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ का काजी बना दिया। ठीक है ना। फिर 43 जब सेवा करता रहा ना काजी के रूप में, फिर 1342 में, जैसे आज ना अपने एक दूसरी जगह राजदूत भेजते हैं ना, वैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने ना 1342 में इसको मंगोल शासक के पास भेजा अपने राजदूत के रूप में, मतलब ठीक है ना, मुगल साम्राज्य मतलब इस सल्तनत के राजदूत के रूप में। उसमें मुगल ये तुगलक वंश का था, तो तुगलक साम्राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे इसको मंगोल भेजा था 1342 में। तो ये मंगोल से पहले कहाँ गया? ये मंगोल जाने से पहले है ना, ये मालाबार में गया। ठीक है। और मालाबार में भी इसने कई साल तक काजी के तौर पर सेवाएं दी। और फिर मालाबार से ये वापस श्रीलंका गया, फिर श्रीलंका से वापस मालाबार गया, और फिर वहाँ से मालदीव, फिर नहीं मालाबार नहीं, मालदीव में इसने सेवाएं दी। मतलब कि तो इसने क्या किया? मालदीव में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में यह वापस आता है और श्रीलंका जाता है, और श्रीलंका से वापस मालाबार होते हुए फिर वापस मालदीव जाता है। मालदीव जो मालदीव है ना, उसमें मालदीव लिखा है। ठीक है। मालदीव जाता है, फिर सुमात्रा, फिर जायतून। जो जायतून है ना, ये चीन का एक शहर है जो आज क्वांजू नाम से फेमस है। क्वांजू जो है ना, वो उस समय जायतून कहलाता था। ठीक है। जैसे अपना पहले प्रयाग कहलाता, फिर इलाहाबाद हुआ, अब वापस योगी सरकार ने उसको प्रयाग किया ना, वैसे ही इसका नाम पहले जायतून था और अब ये क्वांजू कहलाता है। और इसने फिर 1347 में क्या किया? फिर ये वापस मतलब चीन गया, मतलब चीन के लिए निकला था ये। ठीक है। चीन गया और उसके बाद में 1347 में इसने वापस घर वापसी की। कहाँ पर? मोरक्को में। और जब ये मोरक्को में वापस गया ना, तो वहाँ के शासक ने क्या किया कि 2-3 लेखकों को नियुक्त किया और कहा कि ये जो बोलता है सब नोटिस करो, सारा उसका लेखन करो, क्योंकि ये पूरे विश्व का भ्रमण करके आया, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लिखा है जो आगे जाके भविष्य में बहुत काम आएगी। तो इसका मतलब पूरा यात्रा वृत्तांत का लेखन करवाया वहाँ के स्थानीय शासक ने। कहाँ के स्थानीय शासक ने? मोरक्को के। ठीक है ना। ये बात हुई। तो 1347 में यह वापस लौटा और 1947 में अपना देश आजाद हुआ, तो 1347 याद आराम से देखा। और फिर मार्को पोलो है ना, ठीक है, इसको एक फेमस यात्री और था मार्को पोलो। ठीक है। तो इसकी इब्न बतूता की ना चीन के संदर्भ में, ये जैसे चीन में भ्रमण करके आए उसके संदर्भ में इसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है। इसको भी सेकंड मार्को पोलो कहा जाता है। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं इब्न बतूता की, और इब्न बतूता और भारतीय शहर। तो इब्न बतूता ने वो भारतीय शहरों के बारे में क्या लिखता है? ठीक है। तो भारतीय शहरों के उन लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरे हुए थे जिनके पास इच्छा शक्ति तथा कौशल मौजूद था। ये क्या कहता है कि भारतीय जो शहर थे ना, वो उन लोगों के लिए कई सारी मतलब अवसरों से भरे हुए थे जिनके पास क्या थी? शक्तिशान मतलब इच्छा शक्ति थी, उसका संसाधन, इच्छा शक्ति का संसाधन था और कौशल मौजूद था, किसी न किसी प्रकार का कौशल एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि भारत का शहर घनी आबादी वाले तथा समृद्ध है। इसने कहा कि भारत का शहर है ना, वो घनी आबादी वाले हैं और समृद्ध हैं। ठीक है ना। भारत तो सोने की चिड़िया था ही। और फिर ये क्या कह रहा है कि अधिकांश बाजार है ना, अधिकांश शहर में अधिकांश बाजार में चमक दमक वाली सड़क तथा रंगीन बाजार होता था जो कि अनेक वस्तुओं से भरा होता था। ठीक है ना। क्या कहा कि जो बाजार थे ना, वो शहरी चमक दमक से भरपूर थे और अनेक सारी चीज़ें वहाँ थी ना, रंगीन बाजार वगैरह अनेक वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त होती थी। ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। मैंने क्या किया, लिख के इनका फ़ोटो खींच लिया और फिर उसी के माध्यम से, ताकि कम समय में ज़्यादा अपन रिवाइज कर सकें। ठीक है ना। फिर आगे ये क्या लिखता है कि दिल्ली भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था। ये दिल्ली को बताता है कि सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर था। और दौलताबाद भी कम नहीं था। यह हर मामले में दिल्ली को टक्कर देता है। एक दौलताबाद का और ये जिक्र करता है भाई, दौलताबाद है ना, ये भी एक, ये सारी बातें अपन कौन कर रहे हैं? इब्न बतूता के बारे में कर रहे हैं। दौलताबाद जो शहर था वो भी दिल्ली को हर तरह से टक्कर दे, मतलब गनियाबादी वहाँ भी थी, बाजार वहाँ भी थे अच्छे खासे, ये सारी चीज़ें वो बताता है। ठीक है ना। बाजार केवल आर्थिक विनिमय के केंद्र नहीं थे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। जैसे आज है ना, आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र की गतिविधि के केंद्र है कि नहीं बाजार, हर एक जुलूस वगैरह सारी चीज़ें वही होती ना। तो उस समय भी वो कह रहे हैं केवल आर्थिक केंद्र के नहीं, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र के भी ठिकाने थे, ये मतलब मेन केंद्र थे। मतलब यहाँ से अपन देख सकते हैं, जैसे अपन जाते हैं आज तो कोई कैसे कपड़े पहन के घूम रहा है, कोई कैसे अपन देख रहे हैं ना, सामाजिक संस्कृति सांस्कृतिक रूप से देख रहे हैं, आर्थिक रूप से तो वैसी बाजार होती है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है ना। और अधिकांश बाजार में एक मंदिर था, एक मस्जिद होता था। उसमें पूरे भारत में लगभग इस्लाम फैल चुका था। तो ये कह रहा है कि
हर एक बाजार में एक मंदिर तथा एक मस्जिद होता था। आज भी हर एक मार्केट में एक मंदिर और मस्जिद तो तुरंत पक्का मिल ही जाएगी, लगभग लगभग या बहुत नज़दीक नज़दीकी मिलते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बाजार में नर्तकों, संगीतकारों तथा गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित है, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। तो सार्वजनिक चिन्ह भी मतलब वहाँ पर स्थान भी चिन्हित थे, जहाँ पर मतलब मंच वगैरह बना रखे थे, जहाँ से कभी भी कोई प्रस्तुति देनी हो तो वो स्थान भी चिन्हित थे, ठीक है ना। ये हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। और भारतीय शहर है ना, शहर की समृद्धि के पीछे ग्रामीण को विशेष भूमिका थी। अभी क्या कह रहा है कि भारतीय शहर थे ना, इनको इतना समृद्ध होने के पीछे क्या विशेषता थी, तो ये विशेषता बता रहा है कि जो थी ना ग्रामीणों की विशेष भूमिका थी, ग्रामीण क्षेत्र की, ठीक है ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा उत्पादन होता था। भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इस कारण उत्पादन अधिक होता था, और उस समय भारत एशिया के साथ व्यापारिक तंत्र से भी जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये जो भारत है ना, ये पूरे एशिया के साथ क्या इसके विभिन्न मार्गों से, चाहे अंदर से स्थलीय मार्गों, चाहे जलीय मार्गों, हर तरह से जुड़ा हुआ था संपूर्ण एशिया है, ठीक है ना। ये एशिया मान लो पूरा, तो ये हर प्रकार से जुड़ा था। ये तो ये भी इसके समृद्धि कारण। दूसरा, भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और ग्रामीण क्षेत्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, मतलब फसलीकरण वगैरह, इस कारण यह संपन्न था, ठीक है ना। ये चीज़ें उसने बताई है, ये बात हो गई आगे। और आगे एक पॉइंट और बताता, भारतीय वस्तु की मांग दूसरे देशों में काफ़ी अधिक थी, जैसे सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी। अपने आज भी पढ़ते हैं ना कि मलमल की साड़ी आती थी, वो अंगूठी में से निकल जाती थी, ठीक है। नारियल के अंदर थान पैक करके और वो नारियल के अंदर रख के भिजवा देते थे, ठीक है ना। तो इतना मतलब एक्सपर्ट अपने यहाँ पर के थे जो कारीगर थे, तो चीज़ें फेमस होनी थी निश्चित रूप से। अपने बाहर से सोना लेते थे, यहाँ से मिर्च मसाले वगैरह बेचते थे, अपने पहले भी पिछले पाठों में भी जिक्र कर चुके हैं इन चीज़ों का, ठीक है ना। तो भारतीय मांगों वस्तु की मांग दूसरे देशों में काफ़ी अधिक थी, जैसे कौन कौन से, सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम तथा जरी, ठीक है। ये चीज़ें तो हो गई। अब आगे अपन एक बात कौन करते हैं, ये हो गया, ये यहाँ तक। तो फिर अब इब्न बतूता एक चीज़ की और यहाँ पर विशेषता की वर्णन करता है। क्या विशेषता थी, तो यहाँ पर ये डाक की व्यवस्था की बहुत कहता है, भारत की डाक व्यवस्था थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो कैसे ज़बरदस्त थी, तो ये कह रहा है कि व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था, ठीक है। राज्य क्या विशेष उपाय करता था व्यापार को प्रोत्साहित करने। विशेष उपाय कैसे करेगा कि मतलब संचार प्रणाली, यानी संचार की बहुत अनूठी प्रणाली थी। और क्या थी, लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम, मतलब कैसे कैसे, दो चीज़ें इसने बताई, कैसे कैसे कि एक तो लगभग सभी व्यापारिक मार्गों के ऊपर क्या थे, सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए ताकि व्यापार आराम कर सकें, ठीक है ना। और दूसरी बात, पहला कारण तो यह था कि उसने कहा कि एक तो व्यापार के लिए बहुत ध्यान रखा जाता था, उनके लिए सराय की व्यवस्था, विश्राम स्थलों की व्यवस्था करता था। दूसरी, वो संचार व्यवस्था को देखकर भी चकित था, वह यहाँ की संचार व्यवस्था बहुत तगड़ी थी, ठीक है। इस डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध है ना, सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे। कितने? 50 दिन, सिंध से दिल्ली। तो यहाँ से अगर सिंध है, यहाँ से दिल्ली आने में 50 दिन, मतलब ठीक है। ये दिल्ली आने में कितने दिन लगते थे? 50 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ से डाक जो है ना, कितने दिनों में आती? मात्र 5 दिनों में। कितने दिनों में? मात्र 5 दिनों में आ जाती थी। आने में खुद तो 50 दिन लगते हैं, लेकिन अगर कोई संदेश आना है तो वो मात्र 5 दिनों में आते हैं। ये व्यवस्था कैसे संभव थी? तो ये प्रणाली है ना, ये प्रणाली ऐसे संभव थी कि यहाँ पर दो प्रणाली चलती थी। एक चलती थी दावा और एक चलती थी जो अश्व डाक व्यवस्था, ठीक है, जो उल्लूक। एक तो दावा और एक उल्लूक, दो चलती थी। क्या चलती थी? दो व्यवस्थाएं चलती थी। एक तो डाक है ना, तो ये डाक दो चलती थी। एक तो चलती थी उल्लूक, ठीक है ना, और एक चलती थी दावा। ये थी अश्व डाक प्रणाली, और ये थी पदाती या पैदल या, अच्छा दिख ही नहीं रहा क्या, दावा। ये क्या थी? पैदल थी, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, अपन बात करें, हर एक 4 मील है ना, 4 मील पर, हर एक 4 मील पर एक अश्वारोही तैयार रहता था। और इसमें हर एक 3 मील पर एक पैदल यात्री तैयार रहता था। उनके पास होती थी घंटी, ठीक है ना। तो 4 मील पर जो जैसे संदेश आता था वो घंटी बजाता हुआ आता था, तो अगला व्यक्ति तुरंत तैयार रहता था। और वो क्या करता था, तुरंत उसको डाक पकड़ता, मतलब जैसे रिले रेस है वैसे मान लो। तो वो दूसरा भागता हुआ जाता था। और 4 मील के कारण घोड़ा भी ज़्यादा थकता नहीं था, इंसान भी थकता नहीं था, इसलिए तुरंत काम तेजी से चलता ही रहता था।
ठीक है ना। और यहाँ पर भी 3 मील पे था, हर एक आदमी तैयार रहता था, उसने उस जाग पकड़ी और वो भागता जाता था, घंटी होती थी बजाता जाता था। तो 3 मील पे जो पहले वो तैयार हो जाता, अरे यार कोई घंटी बज रही, कोई मैसेज आ रहा, वो पहले तैयार हो जाता, और जैसे ही मैसेज आता वो उसको तुरंत लेके तुरंत भागता। तो इस प्रकार से ये चीज़ थी। ये केवल 5 दिन के अंदर ठेठ सिंध से दिल्ली पहुँच जाती थी, जिसमें यात्रा करने में कितना लगता था, 50 दिन का समय लगता था। ये कहलाती थी उल्लूक, जो अस्वर है, और ये कहलाती थी दावा। याद हो जाएगी ना, आराम से याद हो जाएगी, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं अपने फ्रांस सोबरनेर की, ठीक है ना। इसका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। ये हो गया वह कंप्लीट ना, एल्बुर्न हो गया, इब्न बतूता हो गया, फ्रांस सोबरनेर लास्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसका जन्म हुआ फ्रांस में, और भारत में ये 17वीं शताब्दी में आया था। और इसकी पुस्तक थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्योंकि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था, तो ये मुगल ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये फ्रेंच भाषा में लिखी थी। किस भाषा में, फ्रेंच में, ठीक है ना। और ये कौन था, एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक दार्शनिक था, और एक इतिहासकार था। क्या क्या था, चिकित्सक था और राजनीतिक दार्शनिक था और इतिहासकार था, 3 चीज़ इसमें थी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये दारा शिकोह है ना, जो शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा, औरंगजेब का बड़ा भाई, दारा शिकोह का निजी चिकित्सक के रूप में इसने सेवाएं दी। और फिर इसने एक आर्मेनियन सरदार था इसमें मुगल साम्राज्य में, तो दानिशमंद खान, उसके साथ वैज्ञानिक रूप में, किसके रूप में, वैज्ञानिक के तौर पे उसके साथ कार्य किया, ठीक है ना। पहले तो इसने दारा शिकोह को सेवाएं दी, फिर दानिशमंद खान के साथ इसने वैज्ञानिक के तौर पे सेवाएं दी। और जो इसकी कृति है ना, ये कृति कौन सी, ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जो फ्रेंच भाषा में लिखी, इसने लुई 14वें को समर्पित की। जो फ्रांस का शासक था उसमें कौन था, ये लुई 14वां था। इस लुई 14वें को इसने समर्पित की। जैसे आज भी कहता है ना, मैं अपने माता पिता को ये पुस्तक समर्पित करता हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री को ये पुस्तक समर्पित, वैसे इसने कहा कि मैं लुई 14 को समर्पित करता हूँ ये पुस्तक, ठीक है ना। तो इसके कार्य जो थे ना, वो कब प्रकाशित हुए, वो 1670 से, ठीक है ना, 70-71 में हुए थे। कब हुए थे, 1670-71 में, ठीक है ना, यहाँ पर 71, ठीक है ना। तो 1670-71 में इसके जो है ना, लगभग 70 से लगभग 77 के बीच में इसने, मतलब इसके कार्य जो प्रकाशित हुए, ठीक है ना। फिर इसकी है ना, ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये पुस्तक, ये अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इतावली में, इन 4 भाषाओं में अनुवादित हुई है। कौन भाषा में, अंग्रेजी, डच, जर्मन, इतावली। और ये काफ़ी सारी, मतलब जैसे अंग्रेजी में 3-4 बार ये हुई है, डच में 7 बार हुई है, मतलब इस प्रकार से ये कई बार इसको मतलब पुनर्मुद्रित करवाना पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बिकी है पुस्तक, ठीक है ना। तो भारत के बारे में इसने क्या लिखा है, ये भारतीयों से पहले भी विदेशों में, मतलब विदेशों ने ज़्यादा समझ लिया, ठीक है। भारत को तो पता ही नहीं अपने बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी, क्यों, क्योंकि इसने हर एक चीज़ की तुलना में, मतलब भारत को हर एक चीज़ में हीन दिखाया है। मतलब विदेशों की तुलना में जो अपना देश था ना, फ्रांस, मतलब यूरोप से हर एक चीज़ में इसने भारत को नीचे दिखाने का प्रयास किया। किन की चीज़ों में नीचे दिखाने का प्रयास किया, वो अपने मोटे मोटे तौर पर देखेंगे, क्योंकि हम क्लास लंबी कर नहीं सकते, फटाफट अपने को देखना है, ठीक है। तो भारत को हर प्रकार से कैसे नीचे दिखा रहा है, ये कह रहा है कि भारत में ना निजी स्वामित्व नहीं है, भू स्वामित्व है ना, वो क्या शासकों का है। और इसलिए क्या करते हैं जो किसान है ना, वो दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के लिए, मतलब खेतों को सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने बच्चों को वो जमीन दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जबकि अपन देखते हैं कि मुगल साम्राज्य हो चाहे कोई भी साम्राज्य हो, उसमें कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि एकमात्र जो है ना शासक है ना, वो एकमात्र मालिक का है। लेकिन अबुल फजल जो है ना, वो एक जगह लिखता है कि भाई जो वो कर प्राप्त करता था ना, वो किस रूप में वो प्राप्त कर, मतलब जनता की रक्षा करने के एवज में कुछ धन प्राप्त करता था, कुछ अनाज प्राप्त करता था, कौन, शासक। तो वो एक तरह से वो फसलों पर लगने वाला कर था, वो भूमि पर लगने वाला कर भी नहीं था। पता नहीं ये क्यों बर्नर बोलता था, लेकिन ठीक है ना, फ्रांस बर्नर। दूसरी बात ये बोलता था कि जो शहरी नगर है ना, वो नगर है ना, वो मतलब शहरी क्षेत्र है, वो कीचड़ से, दलदल से भरा हुआ है, खेत है वो झाड़ियों से भरे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय खेत काफ़ी समृद्ध थे उसमें, ठीक है। फिर वो कहता है कि भारत में ना कलाकारों को, जो शिल्पकार वगैरह है ना, इनको प्रोत्साहन देने की कोई नीति नहीं थी। लेकिन खुद वो ये जगह स्वीकार कर रहा है कि भारत में ना स्वर्ण आ रहा है, पूरे विश्व से स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तु आ रही, किन के बदले में, वहाँ की शिल्पकारी के बदले में। एक तरफ तो खुद कह रहा है कि स्वर्ण आ रहा है, तो शिल्पकारी को बढ़ावा दे रहे थे तभी तो आ रहा था, ठीक है ना। तीसरी बात ये कह रहा है कि नगर है ना, वो शिविर नगर थे, मतलब चौथी बात कर रहा है, मतलब कि शिविर नगर थे, जहाँ शासक रहता था वहाँ आसपास नगर बस जाते, जैसे शासक को दूसरी जगह करवाना था वो भी चल पड़ते। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। उस समय भारत की 15%, कितनी, 15% जो जनसंख्या थी वो नगरों में रहती थी, ठीक है।
15% जनसंख्या थे वो नगरीय जनसंख्या थी, जो उसमें कि यूरोपीय है ना, उसके आंकड़े से काफ़ी कुछ ज़्यादा था। इतने तो यूरोप में भी नहीं रहते थे, ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ की हवा शुद्ध नहीं है, यहाँ का पानी शुद्ध नहीं है, ऐसी कई सारी चीज़ें वो बकवास करता है। मतलब अपने को तो पढ़ना पड़ेगा ना, उसने लिखा है तो, ठीक है। और यह चीज़ें, इसका खंडन भी इसी किताब में किया गया है। ऐसा नहीं है कि बुराई करी गई, खंडन अपने भारतीय इसमें कर रहे हैं इसी किताब के तहत, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं, ठीक है ना। जैसे वो कहता है कि यहाँ पर व्यापारों को बढ़ावा प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन अपन देखते हैं कि व्यापारी थे वो एक सामाजिक और बंधुत्व की भावना से बंधे होते थे। और वो सारे जैसे गुजरात की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ वो महाजन कहलाते थे, और उनका जो प्रमुख होता था वो सेठ कहलाता था, और उन सभी सेठों का प्रमुख होता था वो नगर सेठ कहलाता था, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था थी। मतलब चिकित्सक हो, जैसे आज ना बनी हुई ना, हर की यूनियन बनी है, चिकित्सकों की यूनियन बनी हुई है, पटवारी की यूनियन बनी हुई है, कोई भी सेवा सबकी यूनियन बनी हुई ना। उस समय भी शिल्पकारों की, जो चिकित्सकों की, व्यापारियों की, जो किसानों की, वो सारी चीज़ें, मतलब उनकी यूनियन, उसमें उन सभी में उनकी यूनियन थी। मतलब उनके संगठित जो समूह थे वो समूह काम करते थे, कार्य करते थे, ठीक है। फिर वो एक चीज़ और कहता है कि जो भारत में ना सीधे अमीर है ना, कुछ अमीर और शक्तिशाली, मात्र कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों के में हाथ में ही शासन है, ठीक है। और उसके बाद में सीधा बहुत ही गरीब, बहुत गरीब जनता है। इनके बीच में मध्यम वर्ग गायब है। कौन कह रहा है? फ्रांसवा बर्नियर कह रहा है कि मध्यम वर्ग है ही नहीं, सीधा अमीर है, उनके माध्यम से सीधे गरीब है, ठीक है। तो यहाँ का जो भारत का शासक है वो जाहिलों का और गंवारों का शासक है, और मतलब कमजोरों का शासक है, ठीक है ना। और वो यूरोप को सलाह देता है कि भारत की नीतियों को ना अपने, वरना यूरोप बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अपन देखते हैं कि इन अमीर शक्तिशाली के बीच में और गरीबों के बीच में भी भारत में एक तबका था जो मध्यम वर्ग कहलाता था, वो कहलाता था बड़े किसान। कौन कहलाता था? बड़े किसान, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, और वो किराए पर श्रम उधार लेता था। मतलब लोगों को जैसे आज बोलाते हैं ना कोई, मैं तुझे रोजाना 500 रुपये दूंगा, मेरे खेतों में काम करो, वैसे वो काम करते थे। तो ये मध्यम वर्ग था ना इसके मध्य। तो ये झूठ बोल रहा है, हर जगह ये झूठ बोल रहा है, झूठ फैला रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ अपन ने देख ली। तो फ्रांस से बनने की यहाँ पर बात कंप्लीट होगी, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि महिलाएं दासी, सती तथा श्रमिक, कौन कौन? महिलाएं जो क्या दासियों के रूप में, सती के रूप में और श्रमिक के रूप में। तो जिन जिन लोगों ने अपने वृतांत छोड़े ना, उन लोगों ने कई सारी चीज़ों का वर्णन किया है कि भाई भारत में ना दास ऐसे बिकते थे जैसे कोई सामान्य वस्तु बिकती हो। जैसे वो इब्न बतूता का उदाहरण देता है भाई। इब्न बतूता है ना, खुद लिखता है कि मैं जब भारत आया था तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट करने के लिए दास खरीदे थे। दास, हाथी और दास और घोड़ा खरीदा था। और जब वो मुल्तान पहुंचता है तो मुल्तान के गवर्नर को उसने देने के लिए किशमिश, बादाम तथा दास भी भेंट किया। किसको? मुल्तान के जो गवर्नर था उसको, ठीक है ना। और वो एक और कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, वो एक संत था, क्या धर्मोपदेशक था नसरुद्दीन नामक का। नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख तो टके दिए, और उसके साथ साथ 200 दास उसने दिए। कोई किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर वो कहता है कि दासों का मतलब दास भी अलग अलग प्रकार से होते थे। जैसे कि कुछ उसमें घरेलू कामकाज के लिए होते थे, और कुछ गायन वगैरह के लिए गायन में और संगीत में काफ़ी निपुण होते थे। और इसमें दिखता है कि इब्न बतूता ना, ये जब सुल्तान की बहन की शादी हुई ना, उसमें उनकी कला को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, दासियों की कला को, नृत्य की और गायन की कला को देखकर, ठीक है। तो वो कहता है कि अधिकांश जो घर थे ना, जो संभाल सकते थे, जो मतलब उनका खर्च उठा सकते थे, वो सामान्यतः 1 या 2 दासियों को अपने घर में घरेलू कार्य के लिए अवश्य रूप से रखते ही थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ कहता है। और वो कहता है कि शासक और जो थे ना शासक, वो अपने सरदारों पर, अपने अधिकारियों को पर नियंत्रण के लिए और उनको उनकी निगरानी रखने के लिए भी दासियों की नियुक्ति करता था, कि वो उनको सूचनाएं पहुंचाते रहती थी, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ होती थी। और क्या, दासियाँ ये तो घरेलू काम करती थी, दास भी घरेलू काम करते थे, पाल के उठाने में और घरेलू काम में, और इसके अलावा कई और सारी चीज़ों में भी इन दासों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। और इब्न बतूता ने सती प्रथा का भी काफ़ी वर्णन किया है। किसका? सती प्रथा का। सती प्रथा में वो कहता है कि कुछ महिलाएं तो प्रसन्नतापूर्वक सती होना पसंद करती थी, लेकिन अधिकांश महिलाओं को जबरदस्ती सती किया जाता था, ठीक है। इस चीज़ का वर्णन करता है। और ये कहता है कि जहाँ तक है ना, महिलाएं जो थी ना, उदासियों के रूप में ना, और मतलब किसी भी रूप में वो घर तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अपन देखते हैं कि कई जगह महिलाओं का वर्णन इस प्रकार से है कि वो जो खेतों में ना, खेतों में कृषि और कृषि के पश्चात मतलब खेती करने में, और खेती के बाद में जो उत्पादन होता था
उस उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है ना। और इसके अलावा अपन देखते हैं व्यापारिक वर्ग की, ठीक है ना। जो व्यापारिक वर्ग होता था, व्यापारिक वर्गों की जो स्त्रियाँ होती थी इस वर्गों से संबंधित, वो क्या करती थी, व्यापार में भी ध्यान देती थी, और कभी कभार तो वो व्यापारिक मामलों को लेकर अदालत तक चली जाती थी, ठीक है ना, समझ गए ना। तो वो न्यायालयों तक में चली जाती थी। तो अपन देखते हैं कि वो घर तक तो सीमित नहीं थी, वो बाहर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, ठीक है। इस प्रकार से इन चीज़ों का खंडन किया गया, ठीक है। तो महिलाओं का जो था ना श्रम, उनका श्रम है ना कृषि तथा कृषि के अलावा भी उत्पादन में होता था, और ये परिवादों को अपने है ना, ठीक है, वाणिज्यिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाने का कार्य करते थे, ठीक है। और ये चीज़ें तो अपने हो गई कंप्लीट। तो इसके साथ ही अपने कई सारी चीज़ों, कई सारे पहलुओं के ऊपर ध्यान रखा। अपने को मेन ध्यान रखना है अल-बिरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में, और फ्रांस बर्नियर के बारे में, ठीक है ना। ये पार्ट है इनके सोच के, इनकी सोच है जो, और उनके सोच का खंडन है वो किस पार्ट से किया जा रहा है, इसी पार्ट में ये वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा कई सारे पहलू अभी भी छुपे हैं, जैसे भारत के भी कुछ लोगों ने बाहर की यात्राएं करी होगी, तो उनका जो वर्णन है वो किस पार्ट से किया गया, उन्होंने क्या सोच रखी थी, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी चीज़ें छुपी हुई है, और हो सकता है कि आगे अध्ययन में ये चीज़ें भी और निकल कर आएंगी, निखर कर आएंगी, और अपना आगे बढ़तेंगे। और अपना ये पाठ होता है कंप्लीट। और इसके साथ ही आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं कल के इतिहास के लिए, जो आपके एग्ज़ाम है उसके बाद में। और एग्ज़ाम के बाद में अपन है ना, एग्ज़ाम तक मैं कुछ ना कुछ तो करता रहूँगा, ये जब तक एग्ज़ाम चलेंगे। लेकिन एग्ज़ाम के तुरंत बाद में अपन जो DLED है ना, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। किसकी? एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अपन को STC या BSTC करनी है ना, और तो उसके लिए अपन शुरू करेंगे क्लासेज। और वही अपना मेन टारगेट था, वही एम था, उसी एम को लेकर मैंने ये क्लासेस शुरू करी थी। और इसी के तहत मैंने 5 क्लासों का अध्ययन करवाया है, ठीक है ना। और मेरी हालांकि इसमें इतनी पकड़ नहीं होने के बावजूद मैंने पढ़ पढ़ के काम चला है, लेकिन उसमें तो भगवान की कृपा से थोड़ा ठीक भी है मामला, और अपन उसमें अच्छा खासा कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर उन क्लासों के लिए, तब तक के लिए शुभकामनाएं, और लगे रहो, तैयारी करते रहो ना। हाँ, एक दिन एक क्लास दूंगा मैं, उसमें बताऊंगा अपने को BSTC क्यों करनी चाहिए, DLED क्यों करनी चाहिए, और किसके लिए ज़्यादा प्रॉफिट है, और इससे अपने आगे की योजना क्या बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं।